अगर आप क्वांट से डरते हैं तो याद रखिए, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में क्वांट्स कैलकुलेशन चेक नहीं, केवल और केवल अप्रोच चेक करता है। और आज इस वीडियो के बाद क्वांट्स आपका वीकेस्ट नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बनने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कैसे हम एसबीआई, आरआरबी और आईबीपीएस जैसे एग्ज़ाम्स में क्वांट सेक्शन से डील कर सकते हैं। और ये वीडियो मेनली मैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए रखे हैं, आईबीपीएस एंड क्लर्क पीओ वगैरह, एंड आई वाज एबल टू clear prelims, mains and interview in my first attempt. So in this video I will share you about what are the things which I was focusing on, कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आईबीपीएस जैसे एग्ज़ाम का प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों क्रैक कर दिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बात करेंगे कि एक मिथ बना हुआ है हमारे को कि हम फॉर्मूला याद करते रहते हैं और कॉन्सेप्ट्स पे हम ध्यान नहीं देते। पता नहीं क्यों हम इतना ज़्यादा फॉर्मूला के ऊपर यूज हो चुके हैं। जैसे हमें पता है कि हमें A=B पता है, फॉर्मूला है, तो हम हर जगह वो फॉर्मूला यूज़ करना प्रेफर करते हैं रेदर देन हम उसके पीछे कॉन्सेप्ट को हम समझें। तो ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही अप्रोच है कि आपको फॉर्मूला याद करना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट रखने हैं प्रिपरेशन जर्नी में। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है और फॉर्मूला अगर आपको याद ना रहे लास्ट टाइम, जैसे आप एग्ज़ाम देने बैठे और आपको फॉर्मूला स्लिप हो जाए लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद है, तो आप याद रखिए आपका ये कॉन्सेप्ट याद करने से ही आप मेंस लेवल तक के सवाल भी लगा सकते हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस आई मीन इट। तो पहला तो हमको अप्रोच ये रखनी है कि हमें अपने बेसिक्स शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग करने हैं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं 2026 के लिए, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अभी जैसे हम जानते हैं कि अभी इतना ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट। सो और अगर मैं आपको बताऊं कि बैंकिंग में अगर आपको क्वांट्स से डर लगता है, तो अगर आप 10 से 12 सवाल भी 100% सही कर सकते हो, सच में बोल रहा हूँ, 10 से 12 सवाल भी अगर आप 10 से 100% सही कर सकते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। और अगर मैं जानता हूँ इसके बाद ही काफ़ी लोगों ने वीडियो बंद कर दी होगी कि यार नहीं, 35 क्वेश्चंस हैं, 10 से 12 मार्क्स, क्या बात कर रहे हो। हमने जिसको भी सुना है वो 24 से 30 क्वेश्चंस के बोलता है हमें कि यार इतने तो हमारे होने चाहिए गुड अटैम्प्ट्स के लिए, या फिर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। लेकिन नहीं, अगर मैं ये कुछ बोल रहा हूँ तो मतलब मैंने कुछ फेस करा है या फिर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और वो आपको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, जब तक के लिए हम बात करते हैं बेसिक्स के लिए। तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, एक पहला आपको स्क्वायर्स को 1 से लेके 50 के स्क्वायर्स याद करने हैं, और क्यूब 1 से लेके 25, बस इसके आगे आपको नहीं करने। और अगर आप बताऊँ तो 1 से लेकर आप मान के चलो 30 तक याद कर लो टिप्स पे, तो बहुत इनफ है, बहुत इनफ है मजाक सेट के। और क्यूब्स अगर आप बोलूँ तो मैं बताता हूँ 12 से 15 तक के क्यूब आप याद रख लो टिप्स पे, तो इनफ है। और बाकी की आपको बात करनी है, लेकिन स्टार्टिंग के बेसिस से बताऊँ तो इतने भी आप करना चालू कर दो, और तो आप देखोगे आपको हर एक क्वेश्चन में ये सब रिपीट होते हुए दिखेंगे। और बट 30 के 50 के बीच में आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो अगर आप क्वेश्चंस लगाओगे, बार बार लगाओगे, तो आपको वो अपने आप याद होना चालू हो जाएंगे। लेकिन 1 से 30 के स्क्वायर्स और 1 से 15 तक के क्यूब, ये आपको आने ही चाहिए। तो पहला तो मेरा यही था कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद होना चाहिए। मैंने भी अपने टाइम में कहते हैं एक चार्ट बना रखा था जिसको मैं अपने डेस्क के सामने रखता था हमेशा, कि जब भी मेरी नज़र में पड़े तो मेरे को स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होते रहे, तो मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में रहती थी चीज़ें। तो और सेकंड स्टेप, अब हम जानने से पहले हम देखेंगे कि पास्ट में हमारा क्या ट्रेंड रहा है। ये वेटेज है 2024, 2023 एंड 2022, ये प्रीलिम्स की वेटेज है। तो आप देखिए कि 7 से 11, 10 से 14, ये सब हमारा अर्थमेटिक का वेटेज रही है।
तो हम मान के चलते हैं हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये हमको 10 से 12 के बीच में मिलनी ही मिलनी है। शिफ्ट में वेरी करता है, लेकिन ये मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, तो ये होना ही है। उसके अलावा हम देखें डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे जो होते हैं टॉपिक्स, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो 100 क्या, ये तो 200% हमको मिलना ही मिलना है। तो इसको तो हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये स्क्वायर्स, क्यूब्स और बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो इसके अंदर हमको काम आनी है। तो इसके लिए हम अभी आने वाले टाइम पे भी हम बताऊंगा कि कैसे करना है। नंबर सीरीज़, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मिसलेनियस, तो ये सारे आप वेटेज दे सकते हो। यहाँ तक की देख लो, इससे पहले की रहने दो, और इतने पे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ कौन से चैप्टर्स हमको ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वेटेज क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम रैंडमली भी कुछ भी पढ़ना चालू कर देते हैं। रैंडमली हमको लगता है कि यार हमको एक चैप्टर अच्छा लगा, तो हम उसी पे सारा टाइम डिवोट कर देते हैं, 100% टाइम। भले ही उसकी वेटेज हो ना हो, भले उसकी वेटेज इतनी हो, लेकिन हम सारा दिन उसको दे रहे हैं। भले उसकी वेटेज इतनी हो, लेकिन हम सारा दिन दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम देखें कि ट्रेंड क्या रहता है, और जिसकी जितनी हैसियत हमें उतना उतना टाइम देना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहला स्टेप ये है, हमें कैटेगराइज करना है चैप्टर्स को। सच में हमें कैटेगराइज करना है, क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली एक प्रायोरिटी लिस्ट में जैसे होता है, तो अगर आप हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दोगे तो आपको कन्फ्यूजन आ सकती है, आप अच्छे से टाइम डिवोट नहीं कर सकते। तो आप क्या करना, हर चैप्टर्स को एक ए, बी और सी कैटेगरी में डिवाइड करना। मैंने अपना जो टाइम टेबल बनाया था वो इस हिसाब से बनाया था कि मैं सबसे पहले चैप्टर्स के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, प्रायोरिटी ए में पकड़ता था, फिर बी, फिर सी। ए वाले को आपको 100% करके जाना है एग्ज़ाम में, चाहे कुछ भी हो। बी वाले कम से कम एटलीस्ट 80 से 90% सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, बी कैटेगरी वाले का। सी वाला मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप ओवरलुक कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा 100% सिलेबस करके जाओ, क्योंकि 35 क्वेश्चन आएंगे, आप 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं आपने। इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स अबाउट स्मार्ट चॉइस। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ स्मार्ट चॉइस, और मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने 10-12 क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिया था, तो क्यों दिया था मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अब जैसे ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं क्वांट्स के, ये आप जानते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप करने वाले हो प्रिपरेशन 2026 में, तो ये आपको चैप्टर्स मिलेंगे क्वांट्स में। तो इसके अंदर से देखिए, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, बिल्कुल 100% ये आपको मिलना ही मिलना है। ये ए कैटेगरी के टॉपिक्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ए कैटेगरी, मिक्सर एंड एडिशन छोड़ दीजिए अभी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल ए कैटेगरी, इसको भी छोड़ो, ये ए कैटेगरी, ए कैटेगरी। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, काफ़ी सोच समझ के लिख रहा हूँ, सी कैटेगरी। और डाटा इंप्यूटेशन बिल्कुल ए प्लस कैटेगरी। रेशियो प्रोपोर्शन बिल्कुल सही, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आप ध्यान रखिए, एपी और जीपी के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल सी कैटेगरी मान के चलो इसको मेरी तरफ से। प्रोबेबिलिटी बी कैटेगरी। तो और ये सारे जो बचे हैं हम ये बी कैटेगरी मान के चलिए। तो मैंने ये आपको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी ये क्यों बताया, तो मैंने इसलिए बताया है ताकि आप आने वाले टाइम पे जो अगर आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, या फिर आपने अगर कोई अप्रोच फॉलो करी है, कोई भी अप्रोच फॉलो करी है आपने, लेकिन आपको उससे एक अच्छा आउटकम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि यार हम दूसरी जगह से, मतलब दूसरा एक टॉपर्स का व्यू देखे, तो भाई वो टॉपर है, उसको तो ये सारे के सारे आसान लगेंगे। लेकिन अगर आपका क्वांट्स वीक है, तो आप हर हर सब्जेक्ट, मतलब हर चैप्टर आप नहीं कर सकते हो, ये आपको मानना पड़ेगा। तो आप वही करो, आप क्वांटिटी को छोड़ के क्वालिटी पे फोकस करो। ठीक है, क्वालिटी पे फोकस करोगे तभी आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अब मैं जो बता रहा हूँ आप याद रखिए। आप पहले इन सब चैप्टर्स को, एक कैटेगरी वाले को पकड़िए और इसको देखिए। अभी तो वही मुझे याद है कि ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ, अभी तो कोई एग्ज़ाम लाइनअप नहीं है, तो आप उसको अभी 4 to 6 वीक्स दो। 4 to 6 वीक्स मतलब 1.5 मंथ्स इसको दीजिए। तो इन चैप्टर्स को जब आप 1 से 1.5 मंथ्स दोगे, तो आपको इन सब चैप्टर्स पे एक अच्छी पकड़ बनेगी। और अगर आपको मिल गई तो आप काफ़ी अच्छे से, जैसे आपने देखा होगा ये सारे के सारे एक कैटेगरीज में आएंगे अभी। तो अगर आप देखेंगे वेटेज है इनकी, अच्छी खासी वेटेज है,
तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा मोरल बूस्ट मिलेगा। मतलब आपको जब भी आप मॉक्स लगाएंगे, जैसे मेरा आने वाला भी डिस्कशन है वो मॉक्स पे है, तो कि मॉक्स हमें कैसे लगाने हैं। तो अगर आप देखिए, अगर आप जैसे आप एक कैटेगरी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप मॉक्स लगाएं, या फिर आप एक कैटेगरी के साथ साथ मॉक्स लगाएं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि एक अच्छे अप्रोच क्या है मॉक्स के लिए, तो आपको क्या करना है, अगर आप एक बिगनर हो और आपने अभी तक कोई भी मॉक्स नहीं लगाया है, तो आप पहले क्या करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए। मॉक्स के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना है। एक कैटेगरी वाले सारे चैप्टर्स उठाइए और उनके कोई बुक फॉलो करो। बुक्स के अंदर से कम 50 to 60 क्वेश्चंस डेली लगाओ। क्योंकि ये जो है सिंप्लीफिकेशन हो गया, ऐसे ही आते हैं, मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर्स, ये सारे सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होते हैं और इनको आप आराम से 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर लगाओ। ये आपकी जब तक स्पीड नहीं आएगी तब तक आप मॉक्स दो या ना दो एक ही बात है। क्योंकि मॉक्स आपका तभी काम आएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो और आपको अब एक्चुअली पेपर की तैयारी करनी हो। ठीक है, अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स के अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा लो अच्छे खासे, उसके बाद आप मॉक्स में उतरिए। अगर आपने एक कैटेगरी के 80% भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए तो आप मॉक्स देना चालू कर दो, बिल्कुल चालू करो। पहला मॉक दोगे, पैनिक होगे क्योंकि आपने बाकी सिलेबस नहीं करा और आपका मॉक्स अच्छा नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरा दोगे, दूसरे में भी यही होगा, कोई बात नहीं। तीसरा दोगे, उसमें भी शायद यही होगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आपका ये 80% 100% आप कंप्लीट कर चुके होगे ए कैटेगरी का, और आप उसके बाद बी कैटेगरी पकड़ चुके होंगे। लेकिन आपका इसमें एक चीज़ होगी, वो पैनिक लेवल कम होता रहेगा। आपका पैनिक लेवल कम होगा और आपकी प्रिपरेशन जनरली ए से बी तक आ जाएगी और आपको उस टाइम पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। तो ये मेन है हमारा कि पैनिक को हमको कम करना है और प्रिपरेशन को हमने ज़्यादा करना है। तो अगर आपने ये कर दिया तो आप बिलीव करिए, आपको ये मॉक्स मॉक्स नहीं लगेंगे। आपको एक ऐसे लगेगा कि आप कोई भी मतलब 10-15 क्वेश्चन उठा रहे हैं और आप सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं किसी बुक से, आपको ऐसे लगेगा, एक क्लास टेस्ट ऐसा लगेगा। तो आपको मेन है पैनिक नहीं करना है। तो पैनिक नहीं करने के लिए आपको मॉक्स देते रहने हैं स्टार्ट में, अगर आपका 80% हो जाता है तो। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक्चुअल डे पे आप में से जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार नहीं, हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने पूरा पूरा साल दिया है, 2 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं, हमारे इतने अटेम्प्ट लग चुके हैं, हमें पता है वहाँ पे जाके क्या होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, वहाँ पर जाके पैनिक तो होना ही है, 101% पैनिक होना है। क्योंकि क्वांट से पहले इंग्लिश आ जाएगा या फिर रीजनिंग आ जाएगा, कुछ पता नहीं चलता। और अगर एक भी सेक्शन हमारा ख़राब गया तो हमें पता है कि हमारा आने वाला सेक्शन जो है वो भी ख़राब जाएगा अगर हमने पैनिक कर दिया तो। क्योंकि जब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ अपना, तो मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई वॉज एबल टू सी दिस मैसेज इन माई रिज़ल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो मैं अगर कुछ बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने वो अप्रोच फॉलो करी है और उसके मेरे को 101% रिज़ल्ट मिले हैं। तो देखिए आप, जैसे पैनिक, मेरा इंग्लिश का पेपर जब मैंने इंग्लिश था पहला कहते सेशन, तो मेरा सही गया था। लेकिन जब मेरा क्वांट्स आया, क्वांट्स स्लॉट 1 था जिसे हम शिफ्ट 1 कहते हैं, शिफ्ट 1 था। उसके अंदर ये जो सिंप्लीफिकेशन जैसे सवाल हैं, सिंप्लीफिकेशन जैसे सवाल ये भी इतने टफ आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी टीचर्स ने 100% ऑफ द टीचर्स वर नॉट एबल टू ग्रैब दैट एनालिसिस प्रॉपरली। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, इतने टफ सिंप्लीफिकेशन थे कई कई क्वेश्चंस में कि आपको रूट दे रखा है, उस पर डिवाइड भी दे रखा है, वो भी रूट में दे रखा है। अगर किसी ने दिया हो वो उसको रिलेट कर सकता है। तो अगर जो भी एनालिसिस होता है टीचर्स के द्वारा वो एक मास ऑडियंस के लिए होता है, तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता। तो मैं जब पेपर दे के आया तो मेरे क्वांट्स में अटैम्प्ट थे 11। इंग्लिश में मुझे याद नहीं और फिर इसके रीजनिंग की भी मुझे अच्छे से याद नहीं है। और मेरा टोटल अटैम्प्ट बन रहा था 52, ये मेरे अटैम्प्ट थे। ठीक है, और जब मैं पेपर दे के आया तो मैंने मल्टीपल टीचर्स के मैंने देखे एनालिसिस, तो उसके बाद मैंने देखा देवर टेलिंग कि अगर आप 18 से ऊपर करके आए हो तो आपके चांस है, 18 से 25 के बीच में एक बहुत अच्छा स्कोर था,
गुड अटेम्प्ट्स, उसके नीचे अगर आप करके आए हो तो रहने दो, आप फिर रहने दो, आप फिर दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर करो। तो मेरा फिर यही था कि यार नहीं यार, मेरे तो 11 है, मैंने तो बस सिर्फ 11 क्वेश्चंस करे हैं। तो लेकिन मेरे को इतना पता था कि मैंने जो 11 करे हैं वो मेरे अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ थे। और बिलीव मी, जब मेरा रिज़ल्ट आया तो कट ऑफ गई थी, कट ऑफ 48 गई और मेरे मार्क्स आए 54। ये मेरे मार्क्स आए थे। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये टीचर्स 100% सही थे कि 18 से 25 वाला पेपर था, बिल्कुल था, बहुत से लोगों ने करे हैं, 25 क्या 33 अटैम्प्ट भी करे थे इस पेपर में, या फिर कई बार 30 अटैम्प्ट भी करे थे, तो मैंने तो सिर्फ 11 करे थे, तब भी मेरे को ये 54 मार्क्स आए, तब भी मेरी कट ऑफ से ऊपर नंबर आए। तो ऐसा कैसा हुआ? क्योंकि मैंने क्वालिटी पे फोकस करा था, क्वांटिटी पे नहीं। क्वांटिटी इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड लुक अपॉन। आपको अगर पेपर करेक्ट करना है तो आपको अपने लिए करना है, आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। आपको बस सबसे पहली बात है ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी है वहाँ पे जाके, कि अगर 35 क्वेश्चंस हैं तो मैं 30 करके ही निकलूँगा, बिल्कुल नहीं। 30 क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते वहाँ पे, 35 नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उतने करिए जितने आपके 100% सही हो। क्योंकि जब तक आपके 100% क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन और उन सब में दिक्कत आएगी। तो ये जो मेरा वो है कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज, तो ये इसलिए आया था क्योंकि मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी, 100% एक्यूरेसी थी मेरी, और रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा था, क्वांट्स मेरा काफ़ी अच्छा था, और इंग्लिश भी मेरा डिसेंट था। इंग्लिश में और रीजनिंग में मैं कोई क्लास नहीं लेता था, सिर्फ मैं क्वांट्स की क्लास लेता था। क्लास में इसलिए लेता था क्योंकि मुझे सम्स प्रैक्टिस करने होते थे एक अच्छे लेवल के। रीजनिंग और इंग्लिश इतने ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं देते थे, और उस दिन भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया था इन दोनों में। बस क्वांट्स का मेरे को इसलिए याद है क्योंकि क्वांट्स में मेरा ब्लेंडर हो चुका था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब मैं मॉक्स दे रहा था तो मैं AIR 1 मॉक्स के अंदर जो ऐसा आता है AIR 3 से 10 के बीच में रहता था। तो उस दिन जब मैं दिया तो मेरे सिर्फ 11 क्वेश्चन हुए, और जब मैं मॉक्स देता था तो मेरे 35 के अंदर से 28 तो एटलीस्ट ठीक होते थे। तो उस दिन मेरे को बस यही आता है कि मेरे 11 क्वेश्चंस गए हैं सिर्फ, और मेरा अब सिलेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो भी लेकर आ सकता हूँ कि कैसे मैं इन सब सब्जेक्ट मतलब इन सब चैप्टर्स को 30 से 40 सेकंड्स के अंदर आपको हेल्प करूँ कि आप कैसे इन सब के क्वेश्चंस को 30 से 40 सेकंड्स के अंदर गुड करेक्ट आंसर लेके आ सकते हो। एक अच्छी अप्रोच और एक अच्छा माइंडसेट ही आपको बस एक सिलेक्शन दिला सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, एक अच्छी अप्रोच और एक अच्छा माइंडसेट। अगर वहाँ पे जाके आपकी अप्रोच सही है लेकिन माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट पैनिक वाला है, तो आपका अप्रोच भी धरी की धरी रह जाएगी। ये मेरी आंखों के सामने हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं जानता हूँ इसके अंदर कुछ भी चीज़ जैसे ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है ये, और मुझे पता नहीं है एक्चुअली मैं नया हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे पता नहीं है कि कैसे करना है। तो मेरा बस मोटिव यही है कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ, और अगर आपको कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कुछ जानना हो कि क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, या फिर एक टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए आपको, इन सब की वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल दे सकता हूँ। और कोई भी मोटिव नहीं है कुछ भी अर्निंग का, बिल्कुल फ्री दूंगा, और सारे रिसोर्सेज फ्री होंगे। जैसे मैंने भी उन्हें प्रिपरेशन करी थी और मैंने भी सब कुछ, ये तो प्रीलिम्स का है, मैं आपको मेंस का भी दिखाऊंगा और इंटरव्यू का भी दिखाऊंगा। और इंटरव्यू भी मैं आपको फ्री में करवा सकता हूँ कि कैसे आपको क्रैक करना है। मेरे इंटरव्यू में मेरे को याद है, मेंस याद है मुझे, मैंने 7 डेज़ के अंदर मेंस निकाला था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। और 7 डेज़ के अंदर मैंने मेंस निकाला है, और 6 to 8 डेज़ के अंदर मैंने इंटरव्यू भी निकाला है। और मेन से मेरे मार्क्स थे 78 समथिंग, एंड इंटरव्यू में मेरे 75 समथिंग मार्क्स थे। एंड अगर आपको जानना है कि इतने कम टाइम में मैं कैसे काम करता था और कैसे क्या चीज़ फॉलो करता था, तो उसके लिए आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। मेन चीज़ है माइंडसेट और अप्रोच। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।